हेलो स्टूडेंट्स, अच्छे हैं ना आप लोग? बिल्कुल मस्त। एकदम फिट एंड फाइन है ना आप लोग को? ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान पे, जहां पे मिलता है बायोलॉजी से रिलेटेड संपूर्ण ज्ञान। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये 11th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि 11th के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बायोलॉजी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और वैसे बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वैसे स्टूडेंट जो 11th में हैं वो सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये है क्या भाई, बायोलॉजी है क्या वो जानते हैं। तो ये जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जो पहला है बायो, ये बना है बायोस से, बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और देखिए, ये जो लॉजी शब्द है, ये जो लॉजी वर्ड है, ये बना है लोगोस से, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो देखिए, इसका मीनिंग हमको क्या निकल कर आया? बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब लाइफ का स्टडी, है ना। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब स्टडी करेंगे तो लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं भाई, तो ये क्या कहलाएगा? बायो कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। अब बात आती है कि बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात स्टडी करेंगे तो सबसे पहले कोई तो ऐसे इंसान होंगे ना इस अर्थ पे जो सबसे पहले बायो का स्टार्ट किए होंगे, जीवों पे अध्ययन करना स्टार्ट किए हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना स्टार्ट किए होंगे। कोई तो ऐसे होंगे ही होंगे। तो जी हाँ, और वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला जो इंसान है एरिस्टोटल है, और इसलिए एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। इनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। थोड़ा सा हो जाता है हिंदी में नेम अरस्तु के, से हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, क्योंकि एरिस्टोटल ने सबसे पहले लिविंग थिंग्स के पे डिटेल स्टडी करना स्टार्ट किए थे सीक्वेंस वाइज। चलिए, इसके बाद आता है ये जो बायोलॉजी टर्म है। देखिए, फादर है, इन्होंने सबसे पहले लाइफ पे स्टडी करना शुरू किया तो बायोलॉजी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, मतलब वो बायोलॉजी वहाँ से उत्पन्न हुआ, तब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करने वाले जो हैं उनको फादर कह रहे हैं, मतलब वो बायोलॉजी का जन्मदाता है। तो जन्मदाता है, तो इसका नेम कि जब लाइफ को स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी वो कहलाएगा। तो कोई तो बोले होंगे ना कि इसका नाम बायोलॉजी होगा भाई, जब लाइफ को स्टडी करेंगे तो
वही हम लोग जानते हैं कि ये टर्म जो है बायोलॉजी, ये जो नाम है वो कौन दिए थे भाई, कौन रखे थे ये नाम कि लाइफ को स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा बायोलॉजी। जैसे हमारे यहाँ भी कभी कहीं पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी नामकरण होता है ना, फैमिली वाले नाम रखते हैं, या फिर उसके लिए कुछ लोग जो होते हैं पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी जो होते हैं उसका नाम रखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो देखकर नाम रखा जाता है, तो नामकरण कहते हैं उसका नामकरण। तो उस तरह से इसका नामकरण, मतलब ये टर्म कौन दिए थे भाई, तो टर्म बायोलॉजी जो है टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाय, टर्म बायोलॉजी जो है ये कौन दिए थे, तो टर्म बायोलॉजी जो है ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। देखिए कौन कौन, ट्रेविरेनस एंड लैमार्क, ट्रेविरेनस एंड लैमार्क। ये ट्रेविरेनस एंड लैमार्क ने दोनों ने मिलकर दिया था इन 1802 ईस्वी में दिया था ये नाम टर्म बायोलॉजी। ये टर्म बायोलॉजी है ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिए, ट्रेविरेनस एंड लैमार्क ने, कब, 1802 में, एकदम याद रखना है, ठीक है। ट्रेविरेनस जो थे, ट्रेविरेनस जो हैं ये है आपके जर्मनी के रहने वाले, और लैमार्क जो है फ्रांस, फ्रांस के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। ट्रेविरेनस लैमार्क ने, दोनों ने मिलकर ये बायोलॉजी टर्म दिया। ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले हैं और लैमार्क फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टिंग की। बायो का फादर कौन है, एरिस्टोटल, और ये जो बायोलॉजी टर्म है ये कौन दिए, ट्रेविरेनस एंड लैमार्क दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे मुख्य रूप से ऐसे बायो को दो स्ट्रीम में बांटा गया है, बोटनी, जूलॉजी। एक और हम लोग देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो वही देखते हैं, ये हम लोग मिटाते हैं, लिखना है आप लोग लिख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए बायो को मेनली ऐसे दो ब्रांच में बांटा गया है। बायो को कितने ब्रांच में बांटा गया है, दो ब्रांच में, एक जूलॉजी और एक और है बोटनी। एक और हम लोग देखेंगे तीसरा ब्रांच इसका, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है ये भी हम लोग जान लेंगे। एक और ये है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी को बांटा गया है जूलॉजी, बोटनी में, और एक और माइक्रोबायोलॉजी भी। ऐसे तो बहुत सारे इसके भाग हो जाते हैं बायोलॉजी के, लेकिन मेन मुख्य दो है। एक और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जूलॉजी क्या है वो जानते हैं। देखिए जू, ये जो जू है इसका मतलब होता है एनिमल, और लॉजी तो बतलाएं ही, लॉजी लॉगस शब्द से आया है और इसका मतलब क्या होता है, स्टडी, है ना। तो एनिमल का स्टडी, तो जूलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में जब स्टडी करेंगे, एनिमल्स का जब स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा। हिंदी में प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहलाता है। तो एनिमल्स पे जब स्टडी करेंगे तो जूलॉजी, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहलाएगा। देखिए इसका, अब इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना कौन सबसे पहले शुरू किए थे, तो फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी जो हैं
ये एरिस्टोटल ही है, क्योंकि एरिस्टोटल ने सबसे पहले लाइफ के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, तो वो एनिमल पे ही स्टडी किया था। इसलिए एरिस्टोटल को बायोलॉजी का भी फादर कहते हैं और जूलॉजी के भी फादर कहते हैं। एरिस्टोटल साहब जो हैं, इनका अगर बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 384 BC और इनका डेथ हुआ था आपका 322 BC में। बिफोर क्राइस्ट, BC समझते हैं ना, इसके बारे में समझाएंगे। देखिए BC बिफोर क्राइस्ट को हम लोग उल्टा लेकर चलते उस समय के डेट। जैसे देखिए, समझिएगा थोड़ा सा जल्दी से। जैसे बिफोर क्राइस्ट मतलब एक समय माना गया ईसा मसीह का बर्थ का, मानते ईसा मसीह के बर्थ के समय को माना गया 0 0, और इसके लेफ्ट हैंड साइड को 1 ऐसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले कितने साल पहले, तो 384 ईयर पहले, मानते यहाँ पे 384 था, तो 384 ईयर पहले। और बढ़ते बढ़ते जब ये ग्रो कर रहे थे तो नज़दीक और आएंगे, कमते जाएगा। 384 से करते करते यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से कुछ दिन पहले, मतलब 322 ईयर पहले वो मर गए। ईसा मसीह के जन्म से 384 साल पहले वो जन्म लिए और 322 साल पहले मर गए। तो ऐसे होता है ये BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। चलिए, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अब देखिए, एरिस्टोटल साहब जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम, इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमलियम। इस बुक में लगभग 500 ऐसे लिखते हैं, स्टडीड एंड नेम्ड about 500+ एनिमल्स। इस बुक में उन्होंने लगभग 500 एनिमल्स पे स्टडी किया था और उसका नेम लिखे थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फादर ऑफ जूलॉजी। अब हम लोग देखते हैं बोटनी के बारे में। ये जो बोटनी है, ये बना है वर्ड बोटैनी से, और इसका मतलब होता है हर्ब्स, मतलब प्लांट्स। प्लांट्स मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। ठीक है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? बोटनी कहलाएगा। प्लांट्स पे स्टडी करेंगे तो प्लांट्स के बारे में जितने भी स्टडी किए जाएंगे उसको हम लोग बोटनी कहेंगे। देखिए, प्लांट्स पे स्टडी किया गया तो बोटनी कहलाएगा। प्लांट्स पे स्टडी करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे थियोफ्रास्टस, और इसलिए प्लांट्स के स्टडी करने वाले सबसे पहले कौन थे? थियोफ्रास्टस, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 371 में और BC में, और डेथ हुआ था आपका 287 BC में। ठीक है, थियोफ्रास्टस जो थे वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट्स थे। एरिस्टोटल का स्कूल है, इनका स्कूल चलता था, वहीं पे ये पढ़ा करते थे
और एक तरह से इसके शिष्य, इनके शिष्य के जैसे थे, स्टूडेंट के जैसे थे, ठीक है। और बाद में जब इनका डेथ हुआ था उसके बाद वो कुछ साल तक इन्हीं के वर्क को ये आगे बढ़ाए और इन्हीं के साथ रहते थे और काम भी करते थे साथ में। जब ये जीवित थे तो दोनों साथ में ही स्टूडेंट थे और दोनों साथ में ही वर्क करते थे, मतलब एरिस्टोटल के स्टूडेंट थियोफ्रास्टस और थियोफ्रास्टस इनके साथ रहते थे और काम करते थे। तो इन्हीं से एरिस्टोटल ने एनिमल पे स्टडी किया, तो इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया और वो बोटनी कहलाया और इसलिए बोटनी के फादर थियोफ्रास्टस को कहा गया। एरिस्टोटल के जैसा ही इन्होंने भी बुक लिखे, एरिस्टोटल के जैसे इन्होंने भी बुक लिखा। और बुक कौन सा लिखा? इन्होंने बुक लिखा, देख यहाँ लिखते हैं बुक, इन्होंने बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि प्लांट पे स्टडी किए थे तो इनके बुक का नाम ही है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस, इनके बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा हिस्टोरिया प्लांट। इन्होंने भी इस बुक में लगभग 500 स्टडीड एंड नेम्ड अबाउट 500 प्लस प्लांट्स। इन्होंने भी अपने बुक में लगभग 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, उसका नाम रखा था। तो दोनों लगभग उतना ही। और इनका जो बुक था वो लगभग था 10 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे करके 10 वॉल्यूम में इनका बुक था, मतलब 10 पार्ट्स में इनका बुक था। उसमें से 9 अभी एग्जिस्टिंग है और एक जो है वो मिसिंग है, वो नहीं मिल पाया ढंग से, उसका प्रॉपरली वो नहीं मिला लोगों को, क्योंकि उस समय बहुत 371 BC टू 287 BC उस समय बहुत पुरानी बात है, तो बाद में लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन इतना पता चला कि 10 वॉल्यूम में लिखा गया था, लेकिन एक वॉल्यूम प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पाया। फिर इन्हीं के वॉल्यूम को फिर रीपब्लिश वगैरह किया गया सभी का। इनका भी बुक लगभग वही 10 वॉल्यूम के आसपास लिखा गया था, इनका भी बुक था। तो बाद में पब्लिश किया कोई और भी, मतलब इन्होंने तो लिखा था, बाद में फिर रिसर्च हुआ, लोगों उनके बुक को पब्लिश किए हैं अलग अलग। तो देखिए ये हमारा 2 हो गया जूलॉजी और बोटनी के बारे में, कि जूलॉजी के फादर हम कौन हो गए, स्टडी ऑफ एनिमल को जूलॉजी कहेंगे, फादर कौन है एरिस्टोटल। इनका बुक एरिस्टोटल ने का बुक कौन था हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक है। फिर बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी, फादर कौन है बोटनी के थियोफ्रास्टस, और इनका बुक कौन सा है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इतना आप लोग कंफर्म रखिए, याद रखिए। एक बात और यहाँ पे आपको बता दें कि एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस जो दोनों जो थे वो ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रीक। ये भी ग्रीक के ही रहने वाले हैं, दोनों ग्रीक के ही रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको मिटाते हैं हम लोग। तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब तो जाने थे कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या लाइफ के बायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी है, हमारे हथेली पे भी है, लेकिन वो हमें अभी नहीं दिख रहा है नेकेड आई से। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स उसे कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आपका जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस जो अभी है, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोब्स,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। है ना, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो बात आती है अब कि जैसे बायोलॉजी के फादर थे, जूलॉजी के फादर थे, बॉटनी के फादर थे, उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर कोई होंगे। तो हाँ जी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है दो नेम में। एक नाम है लुईस पास्चर और दूसरा नाम है रॉबर्ट कोच। हम यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर की अगर बात हो जाएगी, फादर तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो होंगे, ये एकदम नाम आप याद रखिएगा, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो थे उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एकदम याद रखिए, अगर पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। लुईस पास्चर के बारे में अब जब हम लोग जानते हैं, इनका बहुत सारा योगदान है बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने में। तो इनके कुछ डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखते हैं, डिस्कवरीज। इनका कुछ डिस्कवरीज, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वैक्सीन निकाले थे, ये वैक्सीन बनाए थे कुछ। वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स के लिए देखते हैं कोड हमें आपको देखते हैं याद करने के लिए, कार, CAR, याद रखिएगा कार। तो कौन कौन से डिजीज के लिए वैक्सीन बनाए, तो C से कॉलेरा, A से एंथ्रेक्स, ये एनिमल्स में होने वाला डिजीज है, एंथ्रेक्स होता है एनिमल्स में, और एनिमल्स से फिर ह्यूमंस में भी होता है। स्किन डिजीज, स्किन पे ना जलन के जैसे फोड़े के जैसा हो जाता है। और R से रैबीज, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, जनरली डॉग के काटने से होता है, फिर मंकी वगैरह के काटने में से भी हो सकता है। तो कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रैबीज, इन तीनों का वैक्सीनेशन का डिस्कवरी कौन किए थे, लुईस पास्चर। याद रखिएगा कि वैक्सीन जो है कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रैबीज का, इसकी डिस्कवरी किए थे लुईस पास्चर ने। और क्या किया था लुईस पास्चर भाई साहब ने, तो लुईस पास्चर ने और किया था आपका डिस्कवरी पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन जानते हैं क्या होता है, पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क या कोई दूसरे लिक्विड को, जैसे अगर फ्रूट जूस वगैरह है, उसको कुछ सर्टेन 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे पहले गर्म किया जाता है। 100 डिग्री से नीचे 75 डिग्री के आसपास उनको पहले लिक्विड को गर्म किया जाता है, जैसे मिल्क को गर्म किया जाता है अगर मिल्क की बात करें तो। और गर्म करने के बाद लगभग 15 से 25 सेकेंड के आसपास, ज़्यादा देर तक नहीं, 15 से 25 सेकेंड के आसपास उसको गर्म किया जाता है 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और फिर सडनली उसको फिर टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, टेम्परेचर 3 डिग्री के सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है, कम किया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क लुईस पास्चर ने स्टार्ट किया, इसलिए इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कौन स्टार्ट किए थे, लुईस पास्चर ने स्टार्ट किया था भाई। फिर देखिए इन्होंने एक और डिस्कवरी किया था फिर, तो वो जो डिस्कवरी था इनका वो था फर्मेंटेशन प्रिंसिपल।
फर्मेंटेशन प्रिंसिपल क्या है, तो फर्मेंटेशन के बारे में बतलाए थे। फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है, जो जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं बायोलॉजी में, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन जाते हैं ईस्ट के द्वारा होता है, और उसमें कहते हैं कि फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो ईस्ट एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्मेंटेशन के बारे में कौन बतलाए थे, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर भाई साहब ने ही फिर एक और थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ, ऐसे लिखेंगे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एक्चुअली जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो लुईस पास्चर भाई साहब ने ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दिए थे। तो ये कुछ याद रखेंगे, लुईस पास्चर के द्वारा डिस्कवरी क्या क्या, तो वैक्सीन का डिस्कवरी किया, किसका किसका, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रैबीज, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जनरल कंपटीशन में एकदम याद रखेंगे। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कौन स्टार्ट किए थे, लुईस पास्चर ने ही। फर्मेंटेशन प्रिंसिपल कौन दिए थे, लुईस पास्चर ने ही। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजीज जर्म थ्योरी, डिजीज के बारे, डिजीज कैसे होता है जर्म से, इसके बारे में भी ये लुईस पास्चर ने ही बतलाया था। अब बच्चों एक नाम और आता है यहाँ पे जब माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक नाम में, रॉबर्ट कोच का नाम। रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर के नेम में कंफ्यूजन ये है कि अक्सर कहीं कहीं बुक पे लिखा रहता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कहीं पे लुईस पास्चर लिखा रहता है, कहीं पे रॉबर्ट कोच लिखा रहता है। लेकिन हमने क्या बताया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपको लुईस पास्चर एकदम याद रखना है। और अब रॉबर्ट कोच के बारे में बतला रहे हैं। तो रॉबर्ट कोच को एक्चुअली कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये लुईस पास्चर ने स्टार्टिंग में सबसे स्टार्ट किया स्टडी करना माइक्रोब्स पे, और बाद में एक और साइंस रॉबर्ट कोच जो थे वो भी बाद में उन्होंने स्टडी करना, इनके बाद स्टडी करना शुरू किए, इसलिए और उनका भी अच्छा खासा योगदान रहा इसमें, इसलिए उनको भी फादर का दर्जा दिया गया। लेकिन उनको मॉडर्न कहा गया, अभी नया कहा गया। पहले के कौन है एक्चुअल, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, और मॉडर्न अगर पूछा जाए लिख देते हैं यहाँ पे, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ये जो थे जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्हें ही रॉबर्ट कोच ने स्टडी किया था, एक्चुअली ज़्यादातर इन्होंने बैक्टीरिया पे स्टडी किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये सब कुछ टर्म था बच्चों जो आपको अगर बायो पढ़ रहे हैं तो जानना एकदम मस्ट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आपका 11th में सिलेबस के बारे में कि 11th का सिलेबस क्या है आपका, और साथ साथ उसी वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतने पॉइंट्स को जो भी अभी पढ़ें उसको एकदम माइंड में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, और यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो भी अभी हम लोग ने पढ़ा है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए उसको आप फिर नोट्स में आप कॉपी कर लीजिए और नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग टॉपिक बाय प्रत्येक चैप्टर पढ़ते जाएंगे वीडियो में, तो आप लोग उसी तरह से नोट्स को बनाते चलेंगे, तो आपका पूरा नोट्स भी बनता चलेगा। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और 11th के स्टूडेंट जो अभी अभी 11th में गए हैं वो इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।